बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम आपसे धान की हाइब्रिड वैरायटीज़ से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है, इस बारे में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, और जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो, मालूमाती वीडियो जो फसलात से मुताल्लिक़ होती है, बागात से मुताल्लिक़ होती है, आप तक बर वक्त मिल सके, पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि हाइब्रिड वैरायटीज़ से, जो धान की हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, हम इनसे से ज़्यादा पैदावार किस तरह ले सकते हैं। तो मैं आपको आज चंद ऐसे नुकात बताऊंगा, चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे ज़िम्मेदार भाइयों से कहाँ पे कमी बेशी हो रही है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार, जितना हाइब्रिड वैरायटीज़ की पैदावार होनी चाहिए, उतनी नहीं आ रही। तो मैं चंद एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा, आपने ख़ुद भी उसका तज्ज़िया करना है और उन पर अमल करके जहाँ हमारी कमी बेशी हो रही है तो वो कमी बेशी दूर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। तो काश्तकार भाइयों, आपको पता है जो हमारी धान की फसल है, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए पहला पॉइंट तो है पानी। आपने सबसे पहले पानी का बंदोबस्त करना है। आपने एक किस्म का सारा मनसूबाबंदी आपने करनी है कि हमें पानी हमारा कहाँ से आएगा। आया हम चावल काश्त कर रहे हैं, क्या इसके पकने तक हमारा जो पानी है वो हम चावल को पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बाज़ औक़ात देखा जाता है कि काश्तकार भाई चावल काश्त तो कर लेते हैं, लेकिन दरमियान में कहीं जाके फसल को सोका दे देते हैं, बावजह मजबूरी पानी का बंदोबस्त नहीं कर सकते। कई मसाइल होते हैं, वसाइल की कमी होती है, या कहीं जाके नहरें सूख जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी चावल की फसल बुरी तरह मुतासर होती है और जिसका लामहला असर उसकी पैदावार पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें पानी का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। काश्तकार भाइयों, इसके बाद आता है ज़मीन। ज़मीन की तैयारी इंतहाई ज़रूरी है। हमारे यहाँ देखा गया है कि चावल की फसल को ऐसे ही हमारे दोस्त काश्त कर लेते हैं कि ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार नहीं करते, बल्कि यूँ करते हैं कि एक दो हाल चला लिया, बस उसको वो काफ़ी समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी नज़र में ज़मीन की तैयारी से मुराद ये है कि हमारी ज़मीन अच्छे तरीके से लेवल होनी चाहिए। ये ना हो कि कहीं ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए और कहीं पे पानी बिल्कुल खड़ा ही ना हो सके। इसलिए कोशिश करें ज़मीन को लेवल रखें, और जब आप लेवल रखेंगे कि पानी का जो मसला मैंने ऊपर अर्ज किया है वो भी हल हो जाएगा। इसलिए ज़मीन की तैयारी से मुराद सिर्फ हल चलाना नहीं होता, बल्कि ज़मीन की अच्छी लेवलिंग भी होती है। तो काश्तकार भाइयों, अगर हम ज़मीन को अच्छे तरीके से लेवल कर लें तो हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, एक और बात आती है पनीरी की मुंतकिली। हमारे काश्तकार भाई आमतौर पर पनीरी काश्त कर लेते हैं और पनीरी को जब मुंतकिल करते हैं वो काफ़ी देर करते हैं। तो याद रखिए कि पनीरी की मुंतकिली जो है, इसकी एक तो पनीरी की काश्त, वो पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ कि 20 मई के बाद ही काश्त करनी चाहिए और 7 जून तक पनीरी काश्त करनी चाहिए। इससे पहले 20 मई से पहले पनीरी काश्त हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तो पनीरी की जो मुंतकिली है वो हमारे काश्तकार भाई तकरीबन 40 दिन के बाद करते हैं। जो ख़ास तौर पर जो हमारी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, इनकी पनीरी जो है वो 25 से 30 दिन के अंदर अंदर खेत में मुंतकिल कर देनी चाहिए। इस तरीके से हमारी जो पनीरी की एक तो वो जड़ें जल्दी पकड़ेगी, और दूसरा ये है कि टिलरिंग, या जिसे हम झाड़ कहते हैं, झाड़ बहुत ज़्यादा बनाएगी, जिसकी वजह से हमारे सिट्टों की तादाद बढ़ जाएगी। तो पनीरी की मुंतकिली इंतहाई अहम है। अगर हम पनीरी मुंतकिल करने में लेट करते हैं तो यूँ समझें कि हम अपनी पैदावार जो है वो कम कर रहे हैं। पनीरी का जड़ी बूटियों से पाक होना। आमतौर पर देखा गया है कि जब पनीरी हम काश्त करते हैं तो उसमें जड़ी बूटियाँ उगाती हैं। तो हमारे काश्तकार भाई जब पनीरी को ज़मीन से उखाड़ते हैं, निकालते हैं, तो साथ ही वो जड़ी बूटियाँ भी साथ उखाड़ के ले जाते हैं। और जो मज़दूर लोग होते हैं वो पनीरी के साथ साथ वो जड़ी बूटियाँ भी
ज़मीन में मुंतकिल कर देते हैं। यानी एक तरह से यूँ समझिए कि हम जड़ी बूटियों की भी मुंतकिली कर रहे होते हैं। इसलिए पनीरी जो है, अगर पनीरी में कोई घास फूस हो गया है तो उसको पहले ही, मुंतकिली से पहले ही कोई जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करके घास को ख़त्म कर देना चाहिए। काश्तकार भाइयों, इसके बाद आता है पौधों की तादाद। आम तौर पर देखा गया है, हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त, हमसे भी ज़िम्मेदार दोस्त शिकायत करते हैं कि हाइब्रिड वैरायटीज़ का जो लोग बहुत दावा करते हैं कि एक एकड़ से 130 मन 140 मन पैदावार आती है, तो ज़िम्मेदार शिकायत ये करते हैं कि भाई हम तो 70 और 80 मन के दरमियान ही पैदावार ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो काश्तकार भाइयों, यकीन करें कि पैदावार जो है वो हमारे पौधे ही देते हैं। हमारे तमाम ऑपरेशन मुकम्मल हों, यानी हमने ज़मीन भी अच्छी तैयार कर ली, फसल को कहीं पे पानी का स्ट्रेस भी नहीं दिया, और जो है पनीरी भी वक्त पर हमने मुंतकिल कर दी, तो अगर हमारे पौधों की तादाद पूरी नहीं है तो पैदावार नहीं आएगी। आम तौर पर देखा गया है कि हमारे काश्तकार भाई जो पौधों की तादाद है वो बहुत कम रखते हैं। ये भी आपको मैं एक बता दूं कि एक बहुत बुरा कंसेप्ट आ चला है कि वो ये कि जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनका पौधे से पौधे का फासला ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इनकी टिलरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो कमी जो है पूरी हो जाती है। यकीन करें, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। आप पौधों की तादाद पूरी करेंगे, पौधे ही पैदावार देते हैं। अगर आपने 70 से 80 हज़ार पौधा फ़ी एकड़ रखा तो पैदावार ही इतनी ही आएगी। तो जो हाइब्रिड की जो रिकमेंडेशन है पौधों की तादाद की, वो 6 से 7 इंच पौधे से पौधे का फासला रखे, और इस तरह जो फ़ी एकड़ पौधों की तादाद बनेगी वो 1 लाख से 1.25 लाख तक पौधे बनेंगे। जब हमारे 1 लाख से 1.25 लाख तक पौधे बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जो पैदावार है वो 130 मन से 140 मन तक हासिल हो सकती है। इसलिए पौधे इंतहाई अहम है, पौधों की तादाद इंतहाई अहम है। आप जितना खाद दे लें, आप जितना ही ऑपरेशन मुकम्मल कर लें, अगर आपने पौधों की तादाद पूरी नहीं रखी तो फिर आपकी पैदावार कम होगी। काश्तकार भाइयों, अब इसके बाद आता है खाद। ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने खाद का ख़ास ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर डीएपी, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटीज़ को डीएपी, फास्फोरसी खाद और पोटाश की खाद, इवन कि यूरिया की खाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बानिस्बत बासमती वैरायटीज़ या दूसरी जो इरी वैरायटीज़ हैं उनकी निस्बत जो हमारी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनको खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसी तरह यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हों तो डीएपी की जो मिकदार है वो 1 एकड़ में 1.5 बोरी से 2 बोरी ज़मीन की तैयारी के वक्त मिला दें, और आधी बोरी जो है वो पोटाश की मिला दें, और उसके बाद ही आप उसको पानी लगा के पनीरी मुंतकिल कर। काश्तकार भाइयों, पनीरी की मुंतकिली के बाद आम तौर पर देखा गया है कि हमारा जो काश्तकार है वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है। जब वो कहता है कि जब जड़ी बूटियाँ उग आएंगी बाद में देखा जाएगा, स्प्रे किया जाएगा। लेकिन आपने अगर इब्तदाई मराहल में जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लिया तो आपकी फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए पनीरी की मुंतकिली के 24 घंटे के अंदर अंदर आप जड़ी बूटी मार जहर का छिड़काव कर दें। स्प्रे नहीं बल्कि उस बोतल में सुराख करके छिड़काव कर सकते हैं। वो असीटाक्लोर हो सकता है, वो कोई दूसरी बाज़ार में जो मिलती हैं जड़ी बूटी मार जहरें, उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। पनीरी की मुंतकिली के 24 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इस मैंने जो पहले आपसे गुजारिश की कि हाइब्रिड वैरायटीज़ जो हैं धान की, उनको यूरिया की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आम तौर पर देखा गया है कि हमारे काश्तकार भाई या तो बिल्कुल ही जल्दी ही यूरिया देना शुरू कर देते हैं या फिर लेट कर देते हैं। इतनी जल्दी भी यूरिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी जो वैरायटीज़ होती हैं या हमारा जो पौधा होता है वो अभी जड़ें पकड़ रहा होता है। इसलिए यूरिया जो है वो फ़ौरन हल होकर नीचे चली जाती है, लीच डाउन हो जाती है। जब पौधा जड़ पकड़ जाए, यानी 15वें दिन जो ट्रांसप्लांटिंग के बाद, मुंतकिली के बाद 15 दिन के बाद आप यूरिया का, पहली यूरिया की खाद जो है उसका छटा कर दें। इसके बाद जब आपकी फसल तकरीबन इसके 10, 12, 15 दिन के बाद दूसरा छटा कर दें, और जब आपकी फसल
30 से 40 दिन की हो जाए तो यूरिया, तीसरी यूरिया की मिकदार देकर इस यूरिया को बंद कर दें। काश्तकार भाइयों, इसके बाद हमारी फसल पे देखा गया है कि आमतौर पर जो सुंडी होती है, तने की सुंडी होती है, वो फसल पर हमला करती है और हमारे काश्तकार को पता ही नहीं चलता। जब हमारी फसल गोब की हालत में होती है या जब उसके सिट्टे बाहर निकल आते हैं सफ़ेद, तो तब पता चलता है कि फसल को सुंडी लगी हुई है, तने की सुंडी लगी हुई है। तो उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि अपनी फसल को शुरू ही में, यानी पनीरी की मुंतकिली के बाद तकरीबन 15 दिन के बाद आपने पहली कोई दानेदार जहर जो तने की सुंडी के ख़िलाफ़ हो उसका छटा कर दें और 10-15 दिन के बाद दूसरा छटा कर दें। तकरीबन जब फसल आपकी 50 से 60 दिन की हो जाए तो दानेदार जहर का जो सुंडी के ख़िलाफ़ है, तने की सुंडी के ख़िलाफ़ है, 50 से 60 दिन के बाद उसका छटा कर दें। काश्तकार भाइयों, हमारी इस हाइब्रिड वैरायटीज़ को पत्ता लपेट सुंडी भी लगती है। अगर तो हमारा काश्तकार ख़बरदार रहता है, अपनी फसल पर डेली जाता है, उसकी पेस्ट स्काउटिंग करता रहता है या देखता रहता है, तो उसको फ़ौरन ही पता चल जाता है कि फसल को पत्ता लपेट सुंडी लगी हुई है। ये सुंडी फसल के जो पत्ते होते हैं उसको अपने इर्द गिर्द लपेट लेती है और उसमें जो क्लोरोफिल होता है, सब्ज़ मादा होता है, उसको खाना शुरू कर देती है और इस तरह फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है। इस सुंडी का जो ही आपको हमला नज़र आए तो आप किसी पेस्टिसाइड का जो कीड़े मार जहर है उसका स्प्रे करके इस सुंडी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस फसल को इन कीड़ों के साथ साथ बैक्टीरियल ब्लाइट या किसी फंगस वगैरह का भी अटैक होता है, जिसकी वजह से जब फसल के हमारे सिट्टे निकलते हैं तो उस पर दाग से होते हैं, पहले ब्राउन से दाग होते हैं, भूरे से फिर वो दाग जो हैं काले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल की पैदावार मुतासर होती है। इसलिए जब हमारी फसल गोब पर पहुँचे तो ज़रूरी है हमारे लिए कि इस पर किसी फंजाइसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी है। और जब गोब की हालत के बाद आए, यानी एक तो स्प्रे गोब से पहले कर देना चाहिए और जब गोब की हालत से फसल गुजर जाए, यानी सिट्टे बाहर निकल आए, तो दूसरा किसी फंजाइसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। एक बात मैं भूल गया काश्तकार भाइयों कि गोब की हालत में या जब थोड़ा सा गोब से पहले या गोब की हालत में भी आपने तकरीबन 12 किलो 13 किलो तक SOP यानी सल्फेट ऑफ पोटाश फ्लड कर देने हैं आपके लिए, ये बेहतर होगा कि आप इसको फ्लड कर दें। काश्तकार भाइयों, इस फसल को आमतौर पर देखा गया है कि हमारे काश्तकार भाई कहते रहते हैं कि फसल का रंग जर्द पड़ गया है या हम जितना खाद या यूरिया या कोई इस तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस खाद का असर नहीं हो रहा। तो इस फसल को याद रखिए कि जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप जिंक नहीं देंगे तो फसल में जो नाइट्रोजन की अपटेक है, नाइट्रोजन के लेने की शरह है, वो कम पड़ जाएगी। इसलिए फसल को कोशिश करें आप जिंक ज़रूर दिया करें। और ये मुख्तलिफ जो नज़रिए हैं वो ये हैं, कुछ दोस्त कहते हैं कि जिंक जो है वो बेस में देनी चाहिए, बेसल सप्लाई करनी चाहिए, यानी छटा कर देना चाहिए। और कुछ दोस्त कहते हैं नहीं, इससे बेहतर है कि क्योंकि ज़मीन में फास्फोरस मौजूद होती है, इससे जिंक जो है वो फसल को नहीं मिल पाती। इसलिए कुछ दोस्त कहते हैं कि ज़मीन में देने की बजाय फसल को जिंक का फोलियर जो है अप्लाई करनी चाहिए, फोलियर स्प्रे करके इसको जिंक की कमी को पूरा कर देना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, जिंक का देना हरगिज़ ना भूलिएगा। दूसरी बात, अब हम आते हैं कि बर्दाश्त की तरफ। आम तौर पर हमारे बहुत सारे माहिरीन ये कहते हैं कि बर्दाश्त, जब फसल हमारी पक जाए तो उसके 10, 15 या 20 दिन पहले फसल का पानी बंद कर देना चाहिए। ये दूसरी बासमती वैरायटी या मोटी वैरायटी दूसरी जो हैं उनके लिए तो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिए कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़ के लिए ज़रूरी है कि जब हम बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त तक इसकी जड़ों में पानी होना चाहिए। अगर पानी आप नहीं दे सकते तो ज़्यादा पानी नहीं दे सकते तो कम अज़ कम इसकी जड़ों में नमी ज़रूर होनी चाहिए। अगर इसकी जड़ों में पानी ना हुआ, नमी ना हुई,
तो आपकी पूरी मेहनत जो पीछे आप करके आए हैं पूरी की पूरी ज़ाय हो जाएगी। वो इस तरह कि जब इसकी जड़ों में नमी नहीं होती या पानी नहीं होता हाइब्रिड वैरायटी की, तो ये वैरायटी लाजंग कर जाती है, गिर जाती हैं। लिहाजा जब वैरायटीज़ गिर जाएं, जब फसल हमारी गिर जाती है तो पैदावार पर आपको सब जानते हैं, आप सारे जानते हैं कि इंतहाई बुरा असर पड़ता है। लिहाजा इसकी बर्दाश्त के वक्त, कटाई के वक्त इसकी जड़ों में नमी का होना लाजमी है। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें थी आपसे शेयर करने के लिए मैंने आपसे ये वीडियो आपके लिए अपलोड की है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें, आप देख लें कि हम कहाँ इसमें कमी बेशी कर रहे हैं कि जो वैरायटीज़ हमारी 130 मन से 140 मन देने वाली हैं वो 60-70 मन पर आके रुक जाती हैं। जहाँ पे आपको ये मैंने आपको 10, 12, 15, 16 नुकात बताए हैं, आप देख लें कि क्या हम इन नुकात पर अमल कर रहे हैं। अगर हम इन नुकात पर अमल नहीं कर रहे तो आप इन नुकात पर अमल करके जो आपकी जिस्मानी मेहनत है उसका सिला लेने के लिए आप अच्छी पैदावार लें, उन पर अमल करें इन नुकात पर, और इन नुकात पर अमल करके आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।